हेलो बच्चा। तो आज बच्चों हम यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एचसीवी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि नंबर वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ वेट W1 इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ अ रूम थ्रू अ चेन ऑफ वेट W2, द सीलिंग पुल द चेन बाय द फोर्स। पूछा है तो हमने क्या कहा कि हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम में क्या है, चेन है, चेन इस तरीके से, और एक हमारे पास एक वेट है, बॉडी है W1, और चेन का वेट कितना है, W2 है। ऐसा कुछ सस्टेंडेड है, ऐसा कह सकते हैं। अब पूछा क्या है कि ये जो सीलिंग है, ये जो ऊपर वाली सीलिंग है, ये सीलिंग जो है ये चेन पर कितना फोर्स पुल करेगी, मतलब ये टेंशन हमें फाइंड करनी है बेसिकली। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो टेंशन रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी। अगर इस पूरे सिस्टम का हम एफबीडी बनाएं, क्या बनाएं बच्चों, एफबीडी। तो एफबीडी में क्या होगा, मैंने मान लिया कि ये एक बॉडी है जिस पर जो वेट है वो W1 प्लस के W2 है, और इस पे जो टेंशन लग रहा होगा टी लग रहा होगा। ठीक है। अब वेट जो होता है वो ग्रेविटी के साथ मिक्स होकर आता है, मतलब वेट इक्वल्स टू बेसिकली m इंटू जी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका वेट लग रहा होगा टोटल, वो W1 प्लस के W2 लग रहा होगा, और बेसिकली सिस्टम रेस्ट पे ही होगा क्योंकि ये हैंगिंग हो रहा है। तो यहाँ पे जो टी होगा तो टी माइनस W1 प्लस के W2 इक्वल्स टू जीरो होगा। तो बेसिकली जो टेंशन आएगी W1 प्लस के W2 आएगी। तो द सीलिंग पुल द चेन बाय द फोर्स इज टेंशन, और टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, W1 प्लस W2। तो बेसिकली आंसर कितना होगा, सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ हो व्हेन अ हॉर्स पुल अ कार्ट, द फोर्स दैट हेल्प्स द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इन द इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय। तो ये बोल रहा है कि एक कार्ट है, कार्ट मतलब कि वही घोड़ा गाड़ी के पीछे जो लगी रहती है, जैसे कि शोले मूवी में देखी होगी, है ना, बसंती चलाती है बेसिकली, बसंती चलाती है ना, वो वाली घोड़ा गाड़ी है ना। तो ये है अपना क्या, ये है अपना हॉर्स। बेसिकली मैंने ऐसे ही बनाया है ना, तो मेरी ज़्यादा वो तो सही है नहीं है, ये इसका इस तरीके से। ठीक है। ऊँट लग रहा है सर, गर्दन बहुत बड़ी बना दी। हाँ चलो कोई ना यार, ये अपना हॉर्स है ना, ये अपना हॉर्स, अरे यार हाउस नहीं है ये, हॉर्स है। हाँ सर, हर्स, हर्स, ठीक है ये रहा, और ये अपना कार्ट है। ठीक है। तो बेसिकली ये अपनी जमीन पे ही चल रही होगी ऐसे। तो ये कह रहा है कि कार्ट को आगे बढ़ाने के लिए या हॉर्स को आगे बढ़ाने के लिए फोर्स कौन सा एग्जर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं बात करूं बच्चों, तो ये हॉर्स के जो फुट है, फुट फुट जो होंगे वो हमारे बेसिकली इस ग्राउंड पे चल रहे होंगे। तो ग्राउंड पे लगेंगे तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन की हेल्प से ही हॉर्स चल पाएगा, बेसिकली कह सकते हैं। तो मतलब कि ग्राउंड हॉर्स पे एक फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, फोर्स, जिसकी वैल्यू फ्रिक्शन होगी बेसिकली। तो फ्रिक्शन ही इसे चलने में हेल्प करेगा, चलने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन ही इस घोड़े को चलने के लिए हेल्प करेगा। हॉर्स पे लगेगा आगे की तरफ, और अर्थ पर लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ पेयर। ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो हॉर्स पर फोर्स लगेगा वो क्या होगा, बेसिकली वो हमारा होगा फ्रिक्शन। तो बेसिकली आंसर क्या होगा देखते हैं, द कार्ट ऑन द हॉर्स। नहीं, हॉर्स को चलने के लिए कार्ट के फोर्स की जरूरत तो है नहीं है, क्योंकि हॉर्स कार्ट को लेके जा रहा है, कार्ट हॉर्स हॉर्स को लेके नहीं जा रही। ठीक है। द ग्राउंड ऑन द हॉर्स, हाँ ये सही है कि ग्राउंड हॉर्स पे फोर्स लगा रही होगी, क्या, फ्रिक्शन, उसी हेल्प से। क्योंकि यहाँ की इसकी जो मसल्स है बेटा, हॉर्स की मसल्स ग्राउंड पे फोर्स लगा रही होगी, उसका अपोजिट फोर्स हॉर्स पे लग रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्राउंड ऑन द हॉर्स, तो ग्राउंड हॉर्स पे फोर्स लगा रहा होगा जिसकी हेल्प से ये चल रहा होगा। तो बी आंसर होगा सही। सी ऑप्शन देख लेते हैं, द ग्राउंड ऑन द कार्ट, कार्ट से तो मतलब ही नहीं हॉर्स को हो, क्योंकि हॉर्स ही कार्ट को लेके जा रहा है। द हॉर्स ऑन द ग्राउंड, तो बेसिकली आंसर क्या आएगा यहाँ पे, बी इसका आंसर होगा। ठीक। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पार्ट क्या कह रहा है, अ कार एक्सेलरेट ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। तो एक कार है,
कार इस तरीके से और हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रही है, ठीक है। ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय, ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय, तो एक्सेलरेट क्यों हो रही है, तो देखते हैं द इंजन ऑफ द कार, ठीक है। इंजन सही है, इंजन यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा होगा इंटरनली फोर्स देके, पर हमें पता है कि इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं बच्चा, इंटरनल फोर्सेस डज नॉट एक्सेलरेट एनी पार्टिकल, डज नॉट एक्सेलरेट एनी पार्टिकल या एनी बॉडी, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ये तो हमारा हो गया रॉन्ग। सेकंड देखते हैं द ड्राइवर ऑफ द कार, ड्राइवर तो बेचारा अंदर है, उसको तो क्या ही मतलब है ना। अर्थ अर्थ कार पे कोई फोर्स लगा रही होगी, एमजी लग रहा हो तो ग्रेविटी तो नीचे ही होगा, ये भी नहीं होगा। तो द रॉड, हाँ द रोड हो सकता है, क्यों, क्योंकि यही वो होगी जो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही होगी, क्या प्रोवाइड कर रही होगी, फ्रिक्शन, जिसकी हेल्प से ये जो टायर होंगे, ये हमारे जो टायर होंगे ये रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं रोड हेल्प कर रहा होगा कार को आगे मूव कराने के लिए, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल फोर्स भी होगा, क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये स्प्रिंग का क्वेश्चन है, ओके। स्प्रिंग मास सिस्टम, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg सस्पेंडेड थ्रू द लाइट, क्या कह रहा है ये, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg सस्पेंडेड थ्रू टू लाइट स्प्रिंग बैलेंस एज शोन इन अ फिगर। तो यहाँ पे ये जो स्प्रिंग बैलेंस है वो एक तो लाइट है, लाइट है मतलब इनका मास तो है ही नहीं है, ठीक है। अब देखा जाए तो ये बेसिकली जो होता है हमारा स्प्रिंग स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है, टेंशन मेजर करता है, टेंशन बेसिकली। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक टेंशन लग रहा होगा टी, तो ये हो गया हमारा 10 G। तो बेसिकली टी की वैल्यू कितनी होगी, 100 न्यूटन के बराबर होगी। अब ये टेंशन लग रही है यहाँ पे, तो ये स्प्रिंग पे भी एक टेंशन लग रही होगी टी डैश, तो टी डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी, टी के बराबर ही होगी, क्योंकि मास तो है नहीं लाइट का, मतलब स्प्रिंग बैलेंस का। तो टी डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100। ऐसे ही ऊपर वाली पे भी क्या लग रहा होगा, टी डबल डैश, तो टी डबल डैश भी किसके बराबर होगा, टी डैश के बराबर, तो टी डबल डैश भी क्या हो गया हमारे पास 100 न्यूटन। अब यहाँ पे ये तो हमने वेट निकाला मतलब, पर स्प्रिंग रीडिंग कैसे करती है, तो स्प्रिंग बैलेंस में हमें पता है बाय स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम, स्प्रिंग बैलेंस जो रीडिंग होती है, क्या होती है बच्चा, रीडिंग, उसे हम लिखते हैं बेसिकली टेंशन डिवाइडेड बाय जी। तो टेंशन यहाँ पे कितनी है, तो टी डैश डिवाइडेड बाय जी, टी डैश डिवाइडेड बाय जी करेंगे तो 10 आएगा, 100 डिवाइडेड बाय, तो ये 10 kg। और टी डबल डैश करेंगे तो टी डबल डैश भी क्या होगा, टी डबल डैश बाय जी करेंगे तो टी डबल डैश बाय जी भी क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 10, तो ये भी हो गया 10 kg। तो ये तो फर्स्ट स्प्रिंग के लिए हो गया, ये हो गया हमारी फर्स्ट, ये हमारा हो गया सेकंड स्प्रिंग। फर्स्ट हमारी स्प्रिंग कौन सी, ये है, और सेकंड स्प्रिंग क्या है, ठीक है। तो बेसिकली क्या आएगा, बोथ द स्केल्स वर रीड विल रीड 10 kg, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड, एक ब्लॉक है जो कि प्लेस्ड है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ऐसा कुछ कहा गया है। तो हमने क्या कहा कि एक इंक्लाइन प्लेन बना लिया है, इस पर एक ब्लॉक रख दिया है, m मास का समझ लेते हैं, ठीक है। अब पूछा क्या है हमसे कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन, ये हमारा प्लेन है, प्लेन ऑन द ब्लॉक, अच्छा ये वाले प्लेन की बात कर रहा है, ये जो प्लेन इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा उसकी बात कर रहे हैं ना। तो प्लेन ऑन द ब्लॉक हैज अ मैग्नीट्यूड, तो बेसिकली ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा नॉर्मल, बेसिकली इस पे क्या लग रहा होगा नीचे की तरफ, mg लग रहा होगा ऐसे। तो हमें क्या निकालना है, हमें नॉर्मल की वैल्यू निकालनी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने बोला ये थीटा है, तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारे पास थीटा, तो mg के कंपोनेंट होंगे, तो ये हो गया mg cos थीटा, और ये हो गया हमारे पास mg sin थीटा। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, नॉर्मल इक्वल्स टू mg cos थीटा, ऐसा कुछ होगा। तो नॉर्मल की वैल्यू बेसिकली कितनी आएगी, mg cos थीटा। तो देख लेते हैं हम, a तो नहीं होगा, b भी नहीं होगा, c हमारा आंसर हो जाएगा mg cos थीटा के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लॉक ऑफ मास m, तो ये भी वही एक ब्लॉक है हमारे पास मास m
ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा, तो एक वही वेज है हमारे पास थीटा एंगल, ये कोई है हमारे पास ऐसे। द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप, ठीक है। तो एक तो ब्लॉक स्लिप नहीं करता है, और हॉरिजॉन्टली कुछ ही मैंने कहा एक एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, कोई एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक हैज बीन मैग्नीट्यूड, तो मतलब वही नॉर्मल की बात की है बेसिकली। तो हमने क्या कहा, ये mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, क्या लग रहा होगा, mg। नॉर्मल कैसे लगता है, नॉर्मल हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगता है, तो ये आ गया हमारा नॉर्मल, ठीक है। अब अगर हम बात करें बच्चों क्या कि विद रेस्पेक्ट टू वेज फ्रेम, विद रेस्पेक्ट टू वेज फ्रेम, तो वेज उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर क्या होगा, रेस्ट पे रहेगा, क्या रहेगा, रेस्ट पर, अगर वेज के रेस्पेक्ट में बात करें। और जो हमारा ब्लॉक है एम मास का ब्लॉक, एम मास का ब्लॉक है, उस पर एक शूडो फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन, और कितनी होगी, एम इंटू ए होगी, ऐसा कुछ होगा, एम इंटू ए के बराबर। अब हम इसके कॉम्पोनेंट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास थीटा होता है, तो ये हो गया हमारे पास एम जी कॉस थीटा, और ये हो गया इंक्लाइन के अलोंग एम जी साइन थीटा। ऐसे ही हमने क्या हुआ, एम ए के कंपोनेंट कर लिए, थीटा ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो गया हमारे पास थीटा, तो इसके क्या हो जाएंगे कंपोनेंट, ये हो जाएगा एम ए कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास बेसिकली एम ए साइन थीटा, ऐसा कुछ हो गया। अब ये जो है ये स्लिप नहीं कर रहा है, मतलब ये रेस्ट पे है बेसिकली, मतलब रेस्ट पे है या फिर स्लिप नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ है, डज नॉट स्लिप, ठीक। तो हम कह सकते हैं अलोंग इंक्लाइन प्लेन, अलोंग इंक्लाइन प्लेन, तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग हम क्या लिख सकते हैं कि एम जी साइन थीटा जो होगा, एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए कॉस थीटा होगा, एम से एम कैंसिल, ए की वैल्यू जो आएगी वो जी टेन थीटा आएगी, जी टेन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बात करूं कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब कि ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर बात करें, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन में क्या होगा, नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, एम जी कॉस थीटा प्लस के एम ए साइन थीटा, बेसिकली हमें नॉर्मली निकालना है, हमें ए नहीं दिया हुआ है, तो ए हम कहां से लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर सकते हैं, कहां से, इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या बोला है देखो, तो इक्वेशन नंबर में एम जी कॉस थीटा प्लस के एम, ए की वैल्यू कितनी है, जी टेन थीटा, तो जी और टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे नॉर्मल की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो नॉर्मल इक्वल्स टू जो आएगा वो कॉस थीटा तो नीचे हो गया, और एम जी हमने कॉमन ले लिया, तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो एम जी अपॉन कॉस थीटा इसका क्या हो जाएगा, एम जी अपॉन कॉस थीटा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मल आ जाएगा बेसिकली, जो कि हमारा वेज, वेज है, वेज अप्लाइड ऑन ब्लॉक, अप्लाइड ऑन ब्लॉक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक सिंपल वर्जन भी बताता हूँ चलो मैं आपको, है ना, दूसरा तरीका, तो सेकंड मेथड को देखते चलो। तो सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड देखना बहुत सिंपल सा है, हमारे पास क्या है, वेज है, ये एंगल थीटा है, ये ऐसे कुछ है मास m, और हमने क्या कहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है ए से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मैं बोलूँ तो नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, ऊपर, या फिर ऊपर थोड़ी ना लगेगा यार, ये तो नॉर्मल कहाँ लगता है हमारा, नॉर्मल हमारा लगता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लगेगा तो ये नॉर्मल ऐसे हो गया, एम जी कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, एम जी हमारा नीचे लगेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नॉर्मल के ही कॉम्पोनेंट कर लिए, तो ये एंगल थीटा होता है, तो बेसिकली ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो मैं कह सकता हूँ ये हो गया हमारे पास एन कॉस थीटा, और ये वाला हो गया हमारे पास एन साइन थीटा, ऐसे कुछ, ठीक है। अब जो हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक डज नॉट स्लिप, ब्लॉक डज नॉट स्लिप, तो हमने क्या किया,
वर्टिकल, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकली अगर इक्वेशन लिखूं तो n cos थीटा इक्वल्स टू mg हो जाएगा। तो यहां से बेसिकली n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, है m की वैल्यू mg अपॉन cos थीटा। तो यहां से क्या डायरेक्ट आ गया हमारे पास, वेज अप्लाइड ऑन ब्लॉक mg अपॉन cos थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड मेथड। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। मतलब कि अर्थ जो रोटेट करती है बच्चा, अर्थ अर्थ जो हमारी कुछ इस तरीके की है, इसकी जो एक्सिस होती है जिसके अबाउट ये रोटेट करती है ओमेगा से, वो रोटेट नहीं कर रही है। मतलब कि यहाँ पे ओमेगा कितना है, 0। ठीक है, सपोज द अर्थ सडनली स्टॉप अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये जो सेंटर है सी, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये जो mg है, mg अट्रैक्ट करना ये स्टॉप कर दे। मतलब कि जो ग्रेविटी है हमारा वर्क करना बंद कर दे। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो प्लेस्ड नियर इट सरफेस, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल। तो क्या होगा, देखो हमारी ये सरफेस है, ऐसा कुछ है, और सरफेस पे एक पर्सन है ना। अब यहाँ पे ये रोटेट भी नहीं कर रही है, रोटेट नहीं कर रही है तो मतलब कि इस पे एक जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता था वो भी नहीं लगेगा घूमने पे, है ना। और हमारे पास mg भी नहीं लग रहा। तो बेसिकली जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स F, क्योंकि जब हमारी ग्रेविटी वर्क करेगी तभी तो नॉर्मल वर्क करेगा। अब ग्रेविटी तो लग ही नहीं रही, क्या ग्रेविटी लग ही नहीं रही, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा F नेट, वो तो हमारा कितना होगा, 0 होगा। तो बेसिकली हमारा नॉर्मल भी क्या होगा, 0 होगा। तो मैन क्या होगा, मैन पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो ये कैसा रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। कैसा रहेगा, रेस्ट पे। नहीं सर अब समझ में नहीं आया, चलो समझ में नहीं आया तो एफबीडी बना लेते हैं। एफबीडी सबसे ज्यादा घातक होता है ना। तो चलो हमने माना कि ये है, अब इस पे एमजी नहीं लग रहा, पर हमने माना नॉर्मल लग रहा है। चलो नॉर्मल लग रहा है, ऐसा कुछ है नॉर्मल, तो एमजी है ही नहीं है, प्लस रोटेशन के कारण जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है वो भी नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्मल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो नॉर्मल भी 0। तो ये जो स्टेशनरी था पहले, स्टेशनरी या फिर स्टैंडिंग, है ना, स्टैंडिंग, तो अभी भी क्या होगा, रिमेन स्टैंडिंग रहेगा। क्या रहेगा, रिमेन स्टैंडिंग। तो ये क्या रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। तो अब ऑप्शन देखते हैं, फ्लाई अप, नहीं, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो फ्लाई अप क्यों होगा। ठीक है, सेकंड, स्लिप अलोंग द सरफेस। सरफेस के अलोंग क्यों स्लिप करेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं है, चल ही नहीं रहा है, बेसिकली चल ही नहीं रहा है ना कोई, और ऑब्जेक्ट भी स्टैंडिंग लिखा हुआ है, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सरफेस, तो खड़े खड़े तो कोई फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लगता। थर्ड देखते हैं, फ्लाई अलोंग अ टेंजेंशियल, टेंजेंट टू द अर्थ सरफेस, तो कोई फोर्स ही नहीं है तो हमारा फ्लाई क्यों करेगा। डी ऑप्शन क्या है, रिमेन स्टेशनरी। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, रिमेन स्टेशनरी। तो 7th नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि three rigid rod are joined to form an equilateral triangle of side ABC। तो एक तीन रॉड हैं हमारे पास ऐसे कुछ, जिनकी लेंथ है 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, और थ्री पार्टिकल कैरिंग चार्जेस 20। तो मतलब कि ये दो हैं, एक ए, बी और ये सी। तो तीन पार्टिकल हैं जिन पे जो चार्जेस हैं क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है, 20 माइक्रोकूलम, ऐसे कुछ है। इस पे भी क्यू है, इस पे भी क्यू है, ऐसा कुछ। ठीक है, वर्टेक्स पे रखे हुए हैं। द होल सिस्टम इज एट रेस्ट इन एन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में ही रेस्ट पर है, रेस्ट पर है मतलब कि एक्सेलरेशन है बेसिकली हमारा 0, होल सिस्टम। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल एट ए। तो ए की बात करते हैं, ए ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पे क्यू फोर्स है, मतलब क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, तो बेसिकली इस पर एक फोर्स लगेगा F1 का, क्योंकि सेम चार्जेस क्या होते हैं, रिपल्शन फोर्स लगाते हैं, तो F1 इस पे लग रहा होगा। सेम सी वाला भी एक फोर्स लगाएगा F2 का। बट यहाँ पे क्या कहा है कि होल सिस्टम इज एट रेस्ट, रेस्ट पर रहेगा, मतलब कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो तो बेसिकली 0 ही रहेगा। अब एक्सेलरेशन 0 है तो एफ नेट जो रहेगा, एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन कितना है, 0, तो एफ नेट भी कितना लगेगा, एफ नेट भी कितना रहेगा, 0। तो यही तो पूछा है, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स बेसिकली कितना रहेगा हमारे पास, 0। ठीक है, चलो
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि अ फोर्स F1 एक्ट ऑन अ पार्टिकल सो एज टू एक्सेलरेट इट फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी v। मतलब कि एक पार्टिकल है, इस पर एक फोर्स लग रहा है F1 का, ठीक है, और ये पहले रेस्ट पे था, u इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0, तो बेसिकली इस पे एक एक्सेलरेशन आएगा a1 का, और ये कुछ डिस्टेंस पाके यहाँ पे कहीं इसके पास वेलोसिटी हो जाती है v, ऐसा कुछ है। द फोर्स F1 is then replaced by F2 which declarates its रेस्ट। तो अब क्या है, जब ये यहाँ पे ये मैंने कहा कि A पॉइंट है और ये है हमारे पास बच्चों B पॉइंट, तो B पॉइंट पे क्या हुआ, F1 तो हमारा रिप्लेस हो गया है किससे, F2 फोर्स से। F2 फोर्स कैसा लग रहा होगा, अपोजिट, क्योंकि ये डिक्लेरेशन आ रहा है, तो यहाँ पे एक A2 का डिक्लेरेशन आएगा और बेसिकली किसी पॉइंट पर जाके, लाइक हमने कहा सी पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी v डैश जो हो जाती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, F1 मस्ट बी F2 इक्वल, मतलब F1 और F2 में रिलेशन निकालना। तो बेसिकली हमने क्या कहा, फ्रॉम बिटवीन, ये सी पॉइंट बोल दिया है हमने ना, बिटवीन ए टू बी बात करते हैं, बिटवीन ए टू बी बात करें तो एक्सेलरेशन जो होगा बच्चा वो A1 इक्वल्स टू F1 अपॉन m होगा, F1 अपॉन m होगा हमारे पास एक्सेलरेशन। इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लिख सकते हैं, तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, यू हमारा बेसिकली कितना है 0, और v कितना हो गया, तो v और a1 a की वैल्यू कितनी है F1 अपॉन m इंटू टी, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। अब फ्रॉम B2C बात करते हैं, तो B2C के लिए क्या होगा, वही v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा सकते हैं हम बेसिकली। यहां हमने माना ए टू बी में हमने माना टाइम लग रहा है t, और B2C में माना हमने टाइम लग रहा है t डैश, ऐसा कुछ, ठीक है। तो फ्रॉम B2C के लिए बात करेंगे तो हमने बोला A2 कितना होगा, A2 होगा हमारा F2 डिवाइडेड बाय m के बराबर। मास हमारा कितना है, m है बेसिकली, पार्टिकल तो हमारा चेंज हुआ नहीं है। तो ये इक्वेशन क्या होगी कि v डैश इक्वल्स टू v प्लस A2 इंटू टी डैश होगा। v डैश कितना हो रहा है बेसिकली 0, तो यहाँ पे हमें पता है v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये होगा हमारे पास v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है हमारे पास, चलो v की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, v की वैल्यू 0 इक्वल्स टू, v की वैल्यू है F1 अपॉन m इंटू टी, और ये डिक्लेरेशन है इसलिए माइनस A2 की वैल्यू कितनी है F2 अपॉन m इंटू टी डैश। बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा F1 t इक्वल्स टू F2 टी डैश, ये रिलेशन आया हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं इसको ऑप्शन से चेक करके, F1 मस्ट बी इक्वल्स टू F2, मतलब कि F1 और F2 मस्ट है इक्वल होना। तो यहां देखते हैं इफ t इक्वल्स टू टी डैश हो जाए बच्चों, मतलब कि स्टार्ट होने का टाइम और रुकने का टाइम, रुकने तक का टाइम इक्वल हो जाए, तो वी कैन से F1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, क्योंकि टी डैश तो कैंसिल हो जाएंगे। तो मस्ट नहीं है, मे भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, F1 में बी इक्वल टू F2, हाँ ये हो सकता है हमारा, क्यों, क्योंकि अगर हमारा t इक्वल टू टी डैश हो जाता है तो मे बी F1 F2 इक्वल हो जाएंगे, अगर नहीं होता है तो नहीं होंगे। तो मे हो सकता है, मस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। सी क्या ऑप्शन है, F1 मस्ट बी अनइक्वल टू F2, ऐसा भी नहीं है कि अनइक्वल ना हो सकता है ना, अगर t इक्वल टू टी डैश हो जाएगा तो इक्वल हो जाएंगे ना, ऐसा कुछ। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, सी ऑप्शन। डी ऑप्शन तो हमारा नन ऑफ दिस, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर का क्वेश्चन है ये, क्या, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है कि टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर थ्रो अपवर्ड साइमल्टेनियसली, मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, हमने कहा ए और एक है हमारे पास बी, इसको थ्रो किया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली विद द सेम स्पीड। तो मैंने कहा इसकी स्पीड है u, तो इसकी स्पीड भी क्या है u, ऐसा कुछ। द मास ऑफ m इज ग्रेटर देन द मास ऑफ b, तो मैंने क्या कहा कि ये मास ऑफ a जो है वो ग्रेटर देन है मास ऑफ b से, ऐसा कुछ। सपोज द एयर exert a constant and equal force of resistance on the two bodies। अब बेसिकली हमें पता है कि ये पार्टिकल ऊपर जाएंगे तो एयर इस पर क्या लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, एयर रेजिस्टेंस फोर्स। तो बेसिकली इस पर जो फोर्स लगने वाला है वो एफ आर के बराबर होगा,
ठीक है, और इस पे भी लगने वाला फोर्स क्या होगा, एफ आर के बराबर होगा, ऐसा कुछ होगा। तो हम कह सकते हैं इसके पास जो जी इफेक्टिव होगा, मतलब कि जो नेट एक्सेलरेशन होगा या डिक्लेरेशन होगा, वो बेसिकली कितना होगा, हम क्या कह सकते हैं, नेट लगने वाला नेट कितना होगा, ये होगा हमारे पास एम जी। तो एम ए, अगर हम जी वन की बात करें या ए की बात करें, तो जी ए के लिए क्या होगा हमारे पास, ये होगा एम वन इंटू जी प्लस के एफ आर इक्वल्स टू एम इंटू एम ए इंटू जी इफेक्टिव फॉर वन। तो जी ए लगा देते हैं हम यहाँ पे। तो जी ए की वैल्यू बेसिकली कितना आएगी, जी ए हो जाएगा हमारे पास एम ए जी प्लस के एफ आर डिवाइडेड बाय एम ए से एम ए कैंसिल कर देते हैं, तो जी प्लस के एफ आर डिवाइडेड बाय एम ए। तो ये तो हो गया ए के लिए। फॉर बी के लिए बात करें, फॉर बी पार्टिकल, तो बी पार्टिकल के लिए भी हम लगाएंगे, तो बेसिकली जी बी कितना हो जाएगा हमारे पास, वो भी आ जाएगा जी प्लस के एफ आर अपॉन एम इंटू बी, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब पूछा क्या है कि द टू बॉडीज विल रिच एट द सेम हाइट। तो बेसिकली बोला है कि ये हाइट कितना अटेंड करेंगे, कितना हाइट अटेंड करेंगे। तो हमें पता है कि हमने कोई हाइट मान ली, इसकी हमने मान ली ए के लिए ये एच ए है, और बी के लिए हमने मान लिया एच बी है। क्या है, एच बी। बेसिकली यहाँ पे v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी v 0 हो जाएगा, ए के लिए भी और बी के लिए भी। तो हम अगर इसके लिए बच्चा इक्वेशन लिखें, तो हम बोल सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस के टू जी इफेक्टिव इंटू एच, ऐसा कुछ। v फाइनली तो कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो 0, यू दोनों का सेम है तो यू स्क्वायर बोल सकते हैं, माइनस, क्योंकि जी इफेक्टिव क्या है, एक डिक्लेरेशन फोर्स, तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू अगर देखें तो ये हो गया हमारे पास जी प्लस एफ आर अपॉन एम। एम बेसिकली यहाँ पे मास है ना, दोनों का मास कंपैरिजन कर लेंगे अभी, एम ए एंड एम बी का, ठीक है, इनटू एच ऐसा कुछ, ठीक है। तो एच डिपेंड किस पे कर रहा है, यहां से हम निकाल लेते हैं। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस के एफ आर डिवाइडेड बाय एम, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा। अब यहां से अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करें, क्या इक्वेशन को सॉल्व करें, तो हमें पता चलेगा कि जिसका मास ज्यादा होगा, मास, क्योंकि ये मास m है, m को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, यू स्क्वायर एम अपॉन टू एम जी प्लस के एफ आर, ऐसा कुछ, एम जी प्लस के एफ आर। तो बेसिकली m जिसका ज्यादा, उसकी हाइट भी क्या होगी, ज्यादा, वो ज्यादा दूर तक अटेंड करेगा हाइट को, ठीक है। सही लिखा है ना ये, यू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस एफ आर बाय एम, ठीक है, ठीक है। जिसका मास ज्यादा होगा वो हाइट ज्यादा अटेंड करेगा। तो बेसिकली हमें पता है मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी, सो हाइट ऑफ ए ऑल्सो बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ बी, हाइट ऑफ बी, ये हो गया हमारे पास एच बी, ठीक है बच्चा, ओके। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं, कि पहला तो हो ही नहीं सकता, सेम हाइट नहीं होगी। सेकंड क्या है, ए विल गो हायर देन बी, तो सही है, सही है, दिख रहा है इक्वेशन ये इस तरीके से, एच ए इज ग्रेटर देन, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन गलत होगा, और डी ऑप्शन, तो फिर ए की ऑप्शन है, तो हमारे पास ए की ऑप्शन चेक करना, तो बी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्मूथ वेज ए इज लिफ्टेड इन अ चैम्बर। तो 11वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा है कि एक वेज है, वेज जो कि एक चैम्बर से, क्या है, एक चैम्बर से ऐसे कुछ हैंग है ना, ये ऐसे इस तरीके से हैंग है। अभी इसको थोड़ा सा अलग से समझ मत लेना कि चैम्बर वगैरह बना है, और ये बस ये समझ लेना हैंग है ना। हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड सीलिंग नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस मतलब, नियर द अर्थ सरफेस का मतलब ये है कि जो हमारी ग्रेविटी है वो कांस्टेंट है, ठीक। अब ब्लॉक बी इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द वेज, टेक टाइम टी टू स्लाइड डाउन टू द लेंथ ऑफ द वेज। मतलब कि ये कह रहा है कि एक ब्लॉक है m मास का, यहाँ कहीं रखा हुआ है, और ये इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड होने के लिए, यहां से टॉप से बॉटम तक आने के लिए जो टाइम ले रहा है बेसिकली वो t है, जब ये फिक्स्ड है। क्या है, एट कंडीशन ऑफ फिक्स्ड, एट फिक्स्ड कंडीशन, मतलब कि जब हैंग्ड है, हैंग है ना,
फिक्स्ड कंडीशन, फिक्स्ड कंडीशन, ठीक है ऐसा। इफ द, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, इफ द ब्लॉक इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द वेज एंड द केबल सपोर्ट, केबल सपोर्ट ये है हमारा, जो कि हमारी इस तरीके से बताऊं तो मैं आपको हाईलाइटेड कर देता हूं, ये केबल सपोर्ट ये होगी हमारी केबल सपोर्ट, ठीक है। सपोर्टेड द चैम्बर इज ब्रोकन, चैम्बर टूट जाता है, एंड द सेम इंस्टेंट द ब्लॉक विल बी। तो अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जैसे ये ब्रेक हो गई तो ये जो होगा हमारे पास वेज एंड ब्लॉक, वेज एंड ब्लॉक क्या होगा, ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे जाएंगे। ये मास m है, ये कैपिटल M मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। ये स्मॉल m का है, इसको मैं थोड़ा सा सही से बना देता हूं, ये स्मॉल m का ब्लॉक है और ये हमारे पास कैपिटल M का मान लो, ऐसा कुछ। तो ये सेम ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे जाएंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू वेज फ्रेम, किसके बच्चों, विद रेस्पेक्ट टू वेज फ्रेम, तो वेज फ्रेम में क्या होगा कि वेज तो हमारा क्या हो जाएगा, रेस्ट पर, क्या हो जाएगा, रेस्ट पर, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, क्योंकि वेज का खुद का एक एक्सेलरेशन है, तो वी कैन से इट इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम क्या करते हैं, यहाँ पे शूडो फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अगर हम एम पर अप्लाई करेंगे शूडो फोर्स, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ होगी mg, और नीचे भी कितना लग रहा है उसका खुद का फोर्स mg। तो बेसिकली एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो, विद रेस्पेक्ट टू वेज फ्रेम, विद रेस्पेक्ट टू वेज फ्रेम, ठीक है, वेज फ्रेम। सो वी कैन से जो हमारा ब्लॉक होगा, ब्लॉक एट रेस्ट, तो एक्सेलरेशन हमारा जीरो है, तो ब्लॉक हमारा किस पे रहेगा, ब्लॉक एट रेस्ट पे रहेगा। तो रेस्ट पर रहेगा तो बेसिकली कहां पर रहेगा, टॉप पर ही रहेगा, टॉप पर ही रहेगा। तो देख लेते हैं, टेक अ टाइम लॉन्गर देन टी टू स्लाइड डाउन, तो स्लाइड तो कर ही नहीं रहा, नीचे तो आएगा ही नहीं, तो बेसिकली ये तो गलत हो गया। सेकंड, टेक अ शॉर्टर, ये भी गलत हो गया क्योंकि नीचे तो आ ही नहीं रहा है। सी ऑप्शन क्या है, रिमेन एट द टॉप ऑफ द वेज, तो हाँ वेज पर ही लगा रहेगा, ठीक है। जंप ऑफ द वेज, तो जंप भी नहीं कर रहा है, मतलब जंप ऑफ मतलब कि जंप करके कहीं लुढ़क गया उड़क गया, तो जंप नहीं कर रहा है, बस टॉप ऑफ द वेज पे ही होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। अब अगर इसको सेकंड मेथड से समझे, एक और मेथड आपको बताता हूं, डायरेक्ट मेथड वाला, मतलब कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल मेथड है, आपको बस जस्ट क्लिक करना है माइंड से, अपने अपने दिमाग से, अपना माइंड जादूगर दिखाना है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो हमने क्या कहा कि ये वेस्ट था एम मास का, और एक हमारे पास स्मॉल एम का ब्लॉक था, ये ब्लॉक हो गया और ये बेसिकली हमारा वेज हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है। अब जैसे ही हमने जो ये केबल है ब्रेक करी, तो ब्रेक करी तो ये ओनली ग्रेविटी के इफेक्ट में ही मूव करेंगे, क्या करेंगे, ओनली ग्रेविटी, और दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी है और दोनों का सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारे पास दो ब्लॉक हैं इस तरीके से ये, और दोनों का एक्सेलरेशन, ये m1 है ये m2 है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, a है, ओनली a है, तो वी कैन से m1 जो होगा, m1 is does not move on m2, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो बेसिकली जो ब्लॉक होगा ये वाला ऊपर वाला, वो m पर, वेज पर मूव नहीं करेगा, इसीलिए टॉप ऑफ द बिल्डिंग रहेगा या टॉप ऑफ द वेज रहेगा ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन इन एन इमेजिनरी एटमॉस्फेयर, एक इमेजिनरी एटमॉस्फेयर, द एयर एक्सर्ट अ स्मॉल फोर्स F ऑन अ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन। अगर पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें पता है मोशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, तो फोर्स भी F ऊपर लग रहा है। अगर नीचे आ रहा है, जैसे कि हम क्या कह सकते हैं कि ये एक पार्टिकल है, ये ऊपर जा रहा है, तो इस पे लगने वाला फोर्स भी F ऊपर होगा। अगर पार्टिकल नीचे आ रहा है तो इस पे लगने वाला फोर्स भी नीचे की तरफ होगा, ऐसा कुछ उसने कहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सिचुएशन की, सिचुएशन क्या कह रही है, अ पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड अपवर्ड, टाइम टेक t1 एंड इट रीचेज मैक्सिमम हाइट एंड देन t2 रिटर्न टू द जर्नी ऑफ द पॉइंट, ठीक है, ओरिजिनल पॉइंट। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है हमारे पास, ये ऊपर जा रहा है ऐसे कुछ, इस पे फोर्स भी क्या लग रहा होगा, F ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। बेसिकली एक्सेलरेशन जो है a1 हमने कहा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, ऐसा कुछ, ठीक। ये गया अपनी मैक्सिमम हाइट तक, ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम हाइट h मैक्सिमम।
यहाँ पे जाके पार्टिकल रुक जाएगा। अब फिर बेसिकली पार्टिकल फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा तो इस पे फोर्स का लगेगा, इधर ही लगेगा, mg कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ ही लगेगा, तो ये नीचे आएगा तो ये यहाँ पे, तो जाने में जो टाइम है वो लग रहा है हमें t1 और आने में जो टाइम है वो लग रहा है t2। तो बेसिकली ये बोल सकते हैं कि असेंडिंग टाइम जो होगा वो t1 होगा और डिसेंडिंग टाइम जो होगा वो t2 होगा। ठीक है, ऐसा कुछ कहा गया है। अब हमें पता है केस नंबर 1 हमने ये बोल दिया और केस नंबर 2 ये है हमारे पास। तो फॉर केस 1, फॉर केस 1 के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा a1 की वैल्यू बेसिकली यहाँ mg लग रहा होगा, mg, और फोर्स ऊपर लग रहा है F, तो बेसिकली A1 कितना होगा, A1 जो होगा वो फोर्स डिवाइडेड बाय मास होता है। तो फोर्स क्या है, mg माइनस के F डिवाइडेड बाय मास, मास कितना हो गया, m हो गया, ऐसा कुछ होगा। फॉर केस 2 में क्या होगा, mg भी नीचे लग रहा है, फोर्स भी हमारा नीचे लग रहा है, तो A2 एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, mg प्लस के फोर्स डिवाइडेड बाय m। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारा A1 जो होगा वो लेस देन A2 होगा। क्यों, क्योंकि प्लस आ रहा है A2 में और उसमें आ रहा है माइनस। तो हम यहाँ एक्सेलरेशन को देख के ही बता सकते हैं कि A2 का एक्सेलरेशन ज्यादा है, क्या है, A2 का एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो A2 केस 2 में पार्टिकल नीचे जल्दी आ जाएगा, तो मतलब बेसिकली टाइम जो होगा वो 1 में ज्यादा लगेगा T2 के रिस्पेक्ट में। तो डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं। डायरेक्ट अगर नहीं आता तो हम इक्वेशन भी देख सकते हैं। तो इक्वेशन में क्या है, हमें बताए असेंडिंग और डिसेंडिंग में जो टाइम होता है टी की वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट 2h बाय टोटल ए नेट जो होता है उसकी बात होती है। तो फॉर T1 इक्वल्स टू अंडर रूट 2h, दोनों के लिए सेम है। A1 की वैल्यू कितनी है, A1 है हमारे पास g माइनस एफ बाई एम, तो g माइनस के एफ डिवाइडेड बाई एम, ऐसा कुछ। फॉर केस टू के लिए क्या होगा, T2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2h अपॉन g प्लस के एफ डिवाइडेड बाई एम, ऐसा कुछ होगा। अब हमें पता है ये वाला जो टर्म्स है वो बड़ी होगी और ये वाली टर्म्स क्या होगी, छोटी होगी। तो हम कह सकते हैं बाय इक्वेशन T1 इज ग्रेटर देन T2। क्यों, क्योंकि इसमें g माइनस एफ डिवाइडेड बाय एम लग रहा है बच्चा, g माइनस, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो कम है तो T1 क्या होगा, ज्यादा होगा, ये वैल्यू ज्यादा है तो मतलब T2 क्या होगा, कम होगा बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप अ कॉइन। तो एक हमारे पास एक एलिवेटर है, मतलब ये लिफ्ट है, इस पर एक पर्सन है जो कि कॉइन को, ये कॉइन है हमारा, यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, और ये रेस्ट पर है, ऐसा बोला, द कॉइन रिचेज द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर इन अ टाइम t1 इफ द एलिवेटर इज स्टैंडिंग, मतलब ये रेस्ट पर है, क्या है, रेस्ट पर है। तो केस नंबर 1 हमारा कुछ ऐसा है और ये हमारा क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू 0 से और कुछ h हाइट हमने कहा, h हाइट में आके इस तरीके से। तो इस पे लगने वाला जो टाइम होगा बेसिकली वो t1 कितना होगा, अंडर रूट 2h बाई जी होगा, क्योंकि इस पे ओनली ग्रेविटी लग रही होगी, ऐसा कुछ है। सेकंड क्या बोल रहा है कि एंड इन टाइम t2 इफ इज मूविंग इन यूनिफॉर्मली मतलब कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, केस टू में क्या हुआ, हमारे पास जो लिफ्ट वो हमारी किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही है, और यहाँ भी क्या किया है, कॉइन को हमने ड्रॉप किया है। ठीक है, ये u बोल दिया, अब u क्या होगा वो अभी निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइट कवर करती है वो h डैश बोल दिया, ऐसा कुछ बोल दिया। ठीक है, और इस पे जब ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप करने के बाद तो ग्रेविटी लगेगी ओनली। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चा कि विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम, तो लिफ्ट के फ्रेम में हमारी लिफ्ट क्या रहेगी, रेस्ट पर। तो रेस्ट पर रहेगी तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, इसकी इनिशियल, तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट, ऐसा कुछ। अब वेलोसिटी ऑफ कॉइन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ कॉइन जब ड्रॉप करेंगे कॉइन को तो वो लिफ्ट के बराबर होगी, तो लिफ्ट की कितनी है v, तो इसकी भी v, माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट कितनी है v, तो v माइनस v कितना हो गया, 0। तो बेसिकली हम क्या कहेंगे कि लिफ्ट के फ्रेम में कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगी वो 0 रहेगी, ऐसा कुछ। और अब अगर ये 0 है तो ये हमारा क्या है, बेसिकली लिफ्ट रेस्ट पर ही है,
रेस्ट पर है तो और ओनली ग्रेविटी वर्क करिए तो ये केस नंबर 2 जैसा ही कुछ हो गया। तो इसमें जो लगने वाला टाइम T2 होगा वो भी कितना होगा, √2h/g होगा। क्योंकि अब देखा जाए तो ये रेस्ट पे सेकंड केस वाली भी और ये फर्स्ट वाली भी क्या है रही थी, केस रेस्ट पे थी। तो यहां से क्या हो गया, बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं, जो T1 होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, T2 के इक्वल होगा। तो बेसिकली आंसर कितना होगा हमारे पास, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ फ्री यूरेनियम 238 न्यूक्लियस केप्ट इन अ ट्रेन इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। मतलब कि हमारे पास एक ट्रेन है और ट्रेन में एक अल्फा पार्टिकल डिके हो रहा है। मतलब न्यूक्लियस है हमारे पास कुछ ऐसा, ये हमारा न्यूक्लियस है और यहां से एक अल्फा पार्टिकल डिके हो रहा है, ये यहां कहीं पहुंचा है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस x है जो कि टाइम कितना ले रहा है, T1 ले रहा है, ऐसा कुछ बोला है। तो व्हेन द ट्रेन इज स्टेशनरी, अब ट्रेन क्या है, रेस्ट पर है, रेस्ट पर। ठीक है, तो अ न्यूक्लियस डिके एंड अ पैसेंजर मेजर दैट द सेपरेशन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द रिकॉइल न्यूक्लियस बिकम्स x। तो वही x डिस्टेंस दोनों के बीच की है, ऐसा कुछ बोला है। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 है, ऐसा कुछ। ठीक, अब सेकंड क्या है कि टाइम T1 आफ्टर द डिके, इफ द डिके टेक्स प्लेस व्हाइल द ट्रेन इन मूविंग ऑन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो सेकंड केस में क्या है कि जो ट्रेन है हमारी, क्या है बच्चा, ट्रेन ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, v से। ठीक है, तो द फाइंड क्या करना है, द डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द रिकॉइल न्यूक्लियस एट अ टाइम t आफ्टर द डिके एज मेजर्ड बाय पैसेंजर। यहां सबसे ज्यादा वो है कि मेजर्ड बाय पैसेंजर, क्योंकि पैसेंजर क्या होगा हमारा, ट्रेन के अंदर ही बैठेगा, जब तो उसका नाम पैसेंजर है। ठीक है, तो वो जो देखने वाला होगा, तो यहाँ पे क्या न्यूक्लियस हो गया और वही एक अल्फा पार्टिकल डिके हुआ है, तो ये एक अल्फा पार्टिकल यहाँ, तो ये x डैश। तो बेसिकली जब अल्फा पार्टिकल का डिके हुआ होगा तो उसकी वेलोसिटी फर्स्ट वाले वेलोसिटी के इक्वल ही रही होगी। जैसे कि हम बोल सकते हैं ये v डैश और ये भी v डैश, और रिकॉइल वेलोसिटी भी वही आई होगी न्यूक्लियस के पास जो आएगी। इसको मैंने बोल दिया, ये इसके पास v डबल डैश आई थी और इसके पास भी कितनी आई थी, v डबल डैश। ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब हम बात करें यहाँ पे कि ट्रेन के रेफरेंस में, किसके रेफरेंस में, ट्रेन के। तो विद रेस्पेक्ट टू, तो इस विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन रेफरेंस, किसके, ट्रेन रेफरेंस। अब ट्रेन के रेफरेंस में क्या होगा कि जो हमारी ट्रेन होगी, ट्रेन एट रेस्ट रहेगी, ट्रेन एट रेस्ट। तो बेसिकली हमारे पास जो केस होगा सेम एज, तो केस 2 इज सेम एज केस नंबर 1, ऐसा कुछ हो जाएगी। सो एक्स डैश जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए नहीं होगा, बी बिल्कुल नहीं होगा, सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वेलोसिटी तो सेम ही है और टाइम जो है वो t है, तो x डैश कितना होगा, x डैश हमारा हो जाएगा v डैश इंटू टी के बराबर। और फर्स्ट वाले केस में क्या थी, x इक्वल्स टू कितना था, v डैश इंटू टी के बराबर। तो बेसिकली यहां से 1 और 2 को हम देखें तो x इक्वल्स टू x डैश बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा बच्चा ऑब्जेक्टिव सेकंड। तो ऑब्जेक्टिव सेकंड में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अ रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ, मतलब कि एक अर्थ है और जो हमारा रेफरेंस फ्रेम है वो यही है, ऐसा कुछ है। तो ये हमें पता है अर्थ ओमेगा से घूमती है इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या कहा रहा है कि यहाँ पे कोई भी बॉडी है लाइक इस तरीके से, तो अर्थ किसी ओमेगा से घूम रही है, क्या लाइन समझना। तो ये एक ओमेगा से घूम रही है और इसका सेंटर इसी है। ठीक है, इज एन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन। तो इनिशियल फ्रेम की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसका एक्सेलरेशन, जिस पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या रहे, जीरो। लेकिन अगर कोई बॉडी है बच्चा, तो ये कोई घूम रहा है, तो इस पर क्या होता है कि फोर्सेस लगेंगे। कौन कौन से, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर का, और एक पता है हमें mg भी लगेगा, क्या लगेगा, mg। एक नॉर्मल भी लगेगा, ऐसा कुछ। तो अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है, तो ये एक इनर्शियल फ्रेम तो होगा नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। ठीक है, अब देख सेकंड क्या बोल रहा है, कांट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। हाँ, तो ये क्या होता है कि हमारा जो सन है
ये हमने क्या कहा, सन, और सन के अराउंड हमारी अर्थ क्या होती है, रिवॉल्विंग करती है, तो इस पर एक फोर्सेस लगते हैं जिसका वैल्यू होती है F इक्वल्स टू जी m1m2/r², m1m2/r², जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मतलब कि इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम नहीं है, तो ये बेसिकली हमारा मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। तो ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कांट बी एन इनर्शियल फ्रेम, नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ के अराउंड रिवॉल्विंग करता है। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं, इज़ एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज न्यूटन्स लॉ आर एप्लीकेबल इन दिस फ्रेम। लेकिन अगर ये हमारे पास जो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो ऑब्वियस सी बात है नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम अप्लाई नहीं होता है, तो यहाँ भी नॉट अप्लाई। पर बेसिकली हम यहाँ पे जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चन में अप्लाई लिख कर देते हैं, क्योंकि हम रेफरेंस ही अर्थ को मानते हैं। सन उस केस में नहीं आता है, उस केस में हमारे पास ब्रह्मांड नहीं आता है, ओनली अर्थ की बात होती है। किसकी बात होती है, ओनली अर्थ की, इसलिए हम मान लेते हैं। ठीक है, वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो अर्थ है हमारा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक, तो बी ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन देखते हैं, कांट बी इन एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस। तो ये एक्सिस वाली बात तो सही है, क्योंकि हमें पता है एक एक्सिस ओमेगा से घूम रही होगी, इसकी एक्सिस ओमेगा से घूम रही होगी, तो इस पर एक फोर्सेस लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है, एक्सेलरेशन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। सही है, तो डी ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि अ पार्टिकल स्टे एट रेस्ट एज सीन इन अ फ्रेम। तो हमने क्या कहा, एक फ्रेम है हमारे पास एस, इसके कंक्लूड में ये पार्टिकल है वो रेस्ट पर है, क्या है, रेस्ट पर। तो वी कैन कंक्लूड दैट द फ्रेम इज इनर्शियल, ठीक है। क्या हो सकता है फ्रेम, अगर मैं कहूँ कि इसका एक्सेलरेशन ए है और सेम एज रेफरेंस फ्रेम का भी एक्सेलरेशन ए है, तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम या एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम कितना हो जाएगा, 0। तो वो क्या दिखेगा, उसे रेस्ट पे दिखेगा। तो अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है किसी भी फ्रेम का, तो वो तो नॉन इनर्शियल हो जाएगा ना, नॉन इनर्शियल। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इनर्शियल हो, तो ए हमारा गलत हो गया। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0। तो पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स 0 हो ज़रूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है, तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, F/m हो जाएगा, या रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन में हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं, द फ्रेम मे बी इनर्शियल बट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0। ठीक है, अब ये हमारा सही हो सकता है, क्यों, क्योंकि हो सकता है बच्चा, केस बता रहा हूँ मैं, ना ध्यान रखना, केसेस है ये। तो केस जो होगा कि हो सकता है फ्रेम हमारा रेस्ट पर है, ये हमारा जो फ्रेम है ये रेस्ट पर है, और पार्टिकल भी हमारा क्या है, रेस्ट पर है। तो वी कैन से कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, फ्रेम का वो भी 0 है, और पार्टिकल का भी कितना है, 0 है। ये पार्टिकल P है, इसका 0 है, तो फोर्स भी पार्टिकल पे कितना हो गया, 0 हो जाएगा नेट फोर्स, और एक्सेलरेशन भी कितना है, 0। तो वो मे बी इनर्शियल हो सकता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, मे बी इनर्शियल। और इनर्शियल होगा तो उस केस में रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, द फ्रेम में बी नॉन इनर्शियल बट देयर इज नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स। तो ये भी सही हो सकता है, जो कि हमने केस पहले ही पढ़ लिया है, केस नंबर 2 जिसे हम बोल रहे हैं। क्यों, इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम जिसे हमने एस नाम दिया और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल दोनों सेम हो गए, तो भी तो फ्रेम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल रेस्ट पे दिखाई देगा, लेकिन उस केस में फ्रेम क्या हो जाएगा हमारा, फ्रेम हो जाएगा हमारा नॉन इनर्शियल, क्योंकि उसके पास एक्सेलरेशन है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम है और पार्टिकल पे हमारे पास अगर नेट फोर्स देखें तो फोर्स कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो वो नॉन जीरो भी होगा। तो सी और डी ऑप्शन इसके राइट होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, अ पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट
व्हेन सीन फ्रॉम अ S1। तो एक S1 फ्रेम है, S1 कोई फ्रेम है और एक पार्टिकल है P। तो S1 को तो हम बोल सकते हैं S1 को वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू S1 जो है वो रेस्ट पर है। क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू S1 इज 0, ठीक है। और मूविंग अगर एंड मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन सीन फ्रॉम अ S2। और एक और दूसरा फ्रेम है जो कि S2 है। तो S2 को जो पार्टिकल है P, वो जो ये पार्टिकल है, यहाँ पे एक नया पार्टिकल मैं बना देता हूँ, पार्टिकल सेम ही है ना, पार्टिकल सेम है, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता हुआ दिखता है। तो मतलब कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू S2 जो होगा वो कितना होगा? v, जो कि होगी हमारी कांस्टेंट। क्या है? यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है? मार्क आउट द पॉसिबल ऑप्शंस, ठीक है, ऐसा कुछ निकालना है। तो हमने क्या कहा कि अगर S1 के रिस्पेक्ट में P हमारा क्या है? रेस्ट पर है। क्या है? P रेस्ट पर। तो हम क्या कह सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इसका a हुआ, तो बेसिकली इसका एक्सेलरेशन भी a रहा होगा। तो मतलब एक्सेलरेशन ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू S1 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ P माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S1। तो ये हमने बोला ये a है, ये माइनस a है, तो ये 0 हो गया। तो हो सकता है कि फ्रेम का एक्सेलरेशन हो तो सेम एक्सेलरेशन पार्टिकल का भी होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो फ्रेम क्या होगा? इनर्शियल हो सकता है, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल हो सकता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेम एक्सेलरेशन हो वो हमारे पास 0 हो और पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी क्या हो? बेसिकली 0 हो। तो उसके केस में क्या होगा? फ्रेम हमारा इनर्शियल हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक। सेकंड केस में क्या है? केस नंबर, ये केस फर्स्ट है और केस सेकंड की बात करें बच्चा, तो केस सेकंड में क्या है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता हुआ दिख रहा है। क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हो सकता है एक्सेलरेशन इसका क्या रहेगा? सेकंड के लिए 0 हो सकता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल। हो सकती है पोजीशन, पॉसिबल कंडीशन हो सकती है कि जो फ्रेम्स हैं वो हमारे इनर्शियल हो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम दोनों का हो सकता है 0। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन में तो रेस्ट पे दिख रहा है और सेकंड कंडीशन में क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? बेसिकली 0। तो एक्सेलरेशन 0, तो बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल, हाँ हो सकते हैं। सेकंड क्या है? बोथ द फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल भी हो सकते हैं। कैसे? कि अगर एक्सेलरेशन की फ्रेम का एक्सेलरेशन a है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी a है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम 0 ही होगा, तो हमें वो रेस्ट पे दिखाई देगा। सेकंड केस में अगर S2 की बात करें तो पार्टिकल चल रहा है किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और दोनों के पास एक्सेलरेशन हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन हो सकते हैं। तो अगर सेम एक्सेलरेशन है तो उसको पार्टिकल कैसा दिखाई देगा? यूनिफॉर्म ही दिखाई देगा, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों के क्या है? सेम है। तो अगर किसी के रिलेट में देखेंगे, किसी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, रेस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू S2 भी क्या होगा? वो 0 ही होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे दोनों केसेस सही हो सकते हैं। तो बोथ द फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल भी हो सकते हैं और इनर्शियल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब S1 इज इनर्शियल और S2 इज नॉन इनर्शियल, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास इसे, ये जो सेकंड केस है, यूनिफॉर्म दिख रहा है, क्या है? यूनिफॉर्म। तो या तो ये अगर इनर्शियल है तो वो वाला भी इनर्शियल ही होगा, या ये नॉन इनर्शियल है तो वो वाला भी नॉन इनर्शियल ही होना चाहिए इसे, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल की कंडीशन ऐसी कुछ दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिगर शोज है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0। फोर्स जो है बेसिकली वो हमारा कितना है? 0। फोर्स 0 मतलब कि एक्सेलरेशन 0। कितना? एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब कि v जो है वेलोसिटी हमारी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब dx बाई dt हमारी कांस्टेंट, dx बाई टी क्या रहेगा? कांस्टेंट। और dx बाई dt xt ग्राफ की क्या होगी? स्लोप होगी, स्लोप। तो स्लोप बेसिकली अगर इस ग्राफ को देखें तो जो ग्राफ की स्लोप होगी तो हम कह सकते हैं ए बी कर्व की स्लोप कांस्टेंट होगी, BC की तो चेंज हो रही होगी और CD की भी क्या रहेगी? CD की भी कांस्टेंट रहेगी। ये एंगल कोई थीटा बोल सकते हैं। तो बेसिकली
ए बी एंड सी डी की स्लोप कांस्टेंट है, कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन फॉर ए बी इज 0 एंड एक्सेलरेशन ऑफ सी डी इज 0। तो बेसिकली फोर्स भी क्या लगेंगे 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी हमारा आंसर होगा और सी डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिगर शोज अ हैवी ब्लो केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एंड बीइंग पुल्ड बाय टू रोप ऑन अ इक्वल मास m एट t इक्वल्स टू 0। मतलब कि दोनों पुल होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि F माइनस एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेसिकली एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0 जब दोनों के दोनों पुल कर रहे हो, ठीक है। द फोर्सेज ऑन द लेफ्ट ड्रॉप इज विदड्रॉ, विदड्रॉ मतलब कि निकाल दिया, खर्च कर दिया है ना, विदड्रॉ मतलब कि ले लिया, ठीक है। तो लेफ्ट वाला कौन सा, ये वाला, लेफ्ट वाले को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, क्या कर दिया, हटा दिया, विदड्रॉ कर दिया। बट द फोर्स ऑन द राइट एंड कंटिन्यूसली टू एक्ट, तो कंटिन्यू एक्ट रहेगा तो हमारा फोर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 2m मास है और एक्सेलरेशन कितना है a, तो बेसिकली a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास f/2m के बराबर, ऐसा कुछ। तो अब हमें क्या बोला है कि लेट f1 एंड f2 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स राइट ड्रॉप। तो जो ये है राइट वाली, इसका मैग्नीट्यूड है f1 और लेफ्ट वाले का है f2, ऐसा कुछ का है, ठीक है। तो लेफ्ट ड्रॉप द ब्लॉक रिप्रेजेंटली, ठीक है। तो ये t इक्वल्स टू 0 तक है, t इक्वल्स टू 0 तक, और ये t ग्रेटर देन 0 तक है, ये कंडीशन, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 0 में हम बोल सकते हैं f1 इक्वल्स टू f2 है, दिख रहा है, और वो हमारा किसके बराबर है, f के बराबर। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए ऑप्शन की बात करें, ठीक है। फॉर t लेस देन 0 इक्वल्स टू 0 पे भी सही होगा, ठीक है। बी ऑप्शन की बात करें तो ये कह रहा है f1 तो हमारा क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा हमारे पास 2m इंटू ए, 2m इंटू ए, और a की वैल्यू बेसिकली कितनी होगी, वो होगी हमारे पास a की वैल्यू f डिवाइडेड बाय कितनी होगी, f डिवाइडेड बाय एक मिनट, f डिवाइडेड बाय 2m, तो वो कितना हो जाएगा f। तो f1 तो हो जाएगा हमारे f के बराबर, बट f2 जो होगा लेफ्ट वाला फोर्स वो तो हटा लिया तो वो तो 0 होगा, तो सेकंड f1 इक्वल, ये गलत हो गया, ठीक है। थर्ड की बात करें तो t ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 में f1 इक्वल्स टू f है, बट f2 इक्वल्स टू f है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि f2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। थर्ड डी ऑप्शन तो वैसे भी गलत है क्योंकि f1 ही लेस देन f बता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए ऑप्शन आंसर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट of a person standing there is more than the weight of person if the elevator is going on। तो हम कह सकते हैं एक एलिवेटर हमने बना लिया है और इसमें कोई वेटिंग मशीन लगा दी है, ठीक है। वेटिंग मशीन बेसिकली हमारी नॉर्मल मेज़र करती है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मैन हो गया। अब अगर हमारे पास बोलें कि ये नॉर्मल, ये इसका मास m है, नॉर्मल mg के बराबर होगा तो वो एक्चुअल रीडिंग नापेगा, और mg से ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रीडिंग देगा। तो हमने इसको एक्सेलरेट कर दिया ऊपर की तरफ, एक कंडीशन ये बना दी केस नंबर 1, और एक कंडीशन हमने बना दी नीचे की तरफ की, तो ये हो गया एक कंडीशन नीचे की तरफ एक्सेलरेशन के साथ। ये मास हमारा m ही है और ये केस 2, ठीक है। तो फॉर केस 1 के लिए अगर हम यहाँ पे FBD बनाए तो mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर की तरफ, n1 बोल देते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी, n1 इक्वल्स टू n1 माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू ए। तो बेसिकली n1 कितना आएगा, mg प्लस के m इंटू ए, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। केस नंबर 2 की बात करें तो फॉर केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 में क्या होगा, नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर की तरफ n2 और ये लग रहा होगा नीचे की तरफ mg। तो बेसिकली इक्वेशन क्या होगी, mg माइनस के n2 इक्वल्स टू m इंटू ए। तो बेसिकली नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी,
एम जी माइनस ए, ठीक है। तो केस नंबर 1 में क्या है, नॉर्मल एम जी से ज़्यादा आ रहा है प्लस m1, और केस नंबर 2 में कितना है, वो एम जी माइनस एम ए आ रहा है। तो हम कह सकते हैं n1 इज ग्रेटर देन n2 होगा, ठीक है। और n1 जो होगा, क्या n1 हमारा n से भी ग्रेटर होगा, n से, क्योंकि n इक्वल्स टू कितना आएगा, mg, n इक्वल्स टू हमारा आएगा mg के बराबर, जब एक्चुअल वेट की बात हो, ये एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट, ठीक है। तो n1 इज ग्रेटर देन n और n इज ग्रेटर देन n2, ऐसा कुछ होगा ये। तो अब क्या है कि वेट जो है वो मोर देन आ रहा है, मतलब जो एक्चुअल वेट है उससे मोर देन, तो मोर देन केस कब होगा, जब एक्सेलरेटेड अपवर्ड होगी। तो देखते हैं, तो गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन, मतलब कि जा तो ऊपर की तरफ लिए लेकिन धीरे धीरे कम होती जा रही है, स्पीड क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो हमें पता है अगर स्पीड कम हो रही है, जा ऊपर की तरफ लिए लेकिन स्पीड कम हो रही है, तो बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो ये केस नंबर 2 वाली कंडीशन होगी, केस नंबर 2। तो ये तो हमारा गलत हो गया। बी ऑप्शन की बात करें, गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप। अब गोइंग अप मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, बेसिकली वेलोसिटी भी ऊपर है किसकी, लिफ्ट की, और स्पीड अप हो रही है। स्पीड अप क्या कब होएगी, जब इसके डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा होगा। तो बेसिकली एक्सेलरेशन कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारा आंसर सही हो गया, तो केस नंबर 1 हमें ये बता देगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, गोइंग डाउन मतलब कि वेलोसिटी नीचे की तरफ है, एंड स्लोइंग डाउन मतलब कि स्लोइंग डाउन मतलब धीरे धीरे आ रही है। धीरे धीरे कब होएगी, जब वेलोसिटी कहाँ, वो एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा हो, ऊपर की तरफ, ऐसा कुछ, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग रहा हो। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन तो ऊपर ही लग रहा है, तो ये सी ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन की बात करें तो डी, ये सी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन क्या होगा हमारा, कि गोइंग डाउन तो जा रही है, और स्पीड अप मतलब कि एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है। क्या है, एक्सेलरेशन नीचे, तो एक्सेलरेशन नीचे मतलब कि केस 2 वाली कंडीशन, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, बी एंड सी हमारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग एन एलिवेटर इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ एन एलिवेटर, वेट ऑफ द एलिवेटर मतलब कि ये हमारी ऐसे है, ये जो टेंशन है ये हमारे एलिवेटर के वेट के बराबर है। तो मतलब T इक्वल्स टू हमारा कितना है, mg, ऐसे कुछ कह रहा है। इफ द टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग एन एलिवेटर इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द एलिवेटर मे बी क्या होगा, मतलब कि T इक्वल्स टू mg आना चाहिए बस बेसिकली, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमारा एलिवेटर जो है वो ऐसे कुछ है, तो टेंशन ऐसे आ रहा है, तो हम बोले ऊपर की तरफ जा रहा है ए से, ये बोलो ना स्पीडिंग अप विद इंक्रीजिंग स्पीड मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ही लग रहा होगा, है ना, क्योंकि ऊपर की तरफ ही जा रही है और ऊपर की तरफ ही एक्सेलरेशन लगेगा तभी स्पीडिंग करेगा, इंक्रीज स्पीडिंग करेगा। तो ये इस केस में क्या होगा, mg नीचे लग रहा होगा, तो बेसिकली इक्वेशन क्या होगी, टी डैश बोल देते हैं इसे, तो टी डैश, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, टी डैश माइनस के एम जी इक्वल्स टू एम इंटू ए, ऐसा कुछ होगा। तो टी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी प्लस ए, लेकिन हमें क्या चाहिए, टी इक्वल्स टू एम जी, मतलब टी डैश इक्वल्स टू एम जी आना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन क्या कह रहा है हमारे पास, कि टेंशन तो वही लग रही होगी, और ये है गोइंग डाउन मतलब कि जा तो नीचे की तरफ रहा है, इसमें वेलोसिटी कहाँ थी, ऊपर ही थी, इसमें नीचे की तरफ जा रहा है, और विद इंक्रीजिंग स्पीड मतलब एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है ना। तो ये mg, तो ये कितना हो जाएगा, mg माइनस के टी डबल डैश ले लेते हैं, टी डबल डैश इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टी डबल डैश कितना आ जाएगा, mg माइनस ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, g माइनस ए, ठीक। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि t इक्वल्स टू mg आना चाहिए था। नेक्स्ट पे पूछें कि गोइंग अप, ये तो बी ऑप्शन भी गलत, गोइंग अप विद यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि हमें बोला है कि ये है एलिवेटर पे फोर्स लग रहा होगा ट्रिपल डैश, ये C, और नीचे लग रहा होगा mg, और अब जा रहा है v से, लेकिन यूनिफॉर्म है, ये कांस्टेंट है, क्या है बच्चा, कांस्टेंट। तो t ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी होगी, t ट्रिपल डैश इक्वल्स टू mg के बराबर हो जाएगा, t ट्रिपल डैश mg के बराबर। तो ये हमारा सही, ये हमारा ऑप्शन सी सही हो गया क्योंकि mg के बराबर ही नहीं चाहिए टेंशन, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, गोइंग डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड,
तो ये डी है। डी ऑप्शन की बात करें तो ये हमारे पास लग रहा है टी, और ये लग रहा है एम जी, और हमारी गोइंग डाउन जा रही है वी कांस्टेंट से। ये क्या है? कांस्टेंट, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा? टी 4 डैश जो होगा वो एम जी के बराबर ही रहेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाएगा। तो सी और डी ऑप्शन हमारे क्या रहेंगे? सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टू फ्रेम, मतलब एक पार्टिकल है बच्चों और हमारे पास दो फ्रेम है S1 एंड S2, मतलब कि ऑब्जर्वर एक बार S1 में है और एक बार S2 में है, ऐसा कुछ है। द फ्रेम S2 मूव्स विद रेस्पेक्ट टू S1 विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a, ठीक है। मतलब कि जो एक्सेलरेशन ऑफ S2 है विद रेस्पेक्ट टू S1 वो कुछ a है, ऐसा कुछ है, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S2 मूव्स विद रिस्पेक्ट टू S1 के रिस्पेक्ट में विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a, ठीक है। लेट F1 एंड F2 बी द शूडो फोर्स ऑन द पार्टिकल व्हेन सीन फ्रॉम S1 एंड S2। तो हमें पता है शूडो फोर्स कब लगता है बच्चों? जब कोई फ्रेम नॉन इनर्शियल होता है, तो नॉन इनर्शियल होता है तो उस पार्टिकल पर हमें पता है कि लगने वाला फोर्स जो इमेजिनरी फोर्स होता है उसे हम शूडो फोर्स कहते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल, मतलब नॉट पॉसिबल केस, ठीक है। तो ऐसा कुछ। अब हमने कहा कि एक्सेलरेशन ऑफ S1 S2 विद रेस्पेक्ट टू S1 a दिया हुआ है, ठीक। और a के लिए S1 के लिए p पर जो फोर्स लग रहा है शूडो फोर्स वो कोई F1 है, और S2 के लिए P पे लगने वाला फोर्स कोई F2 है, ऐसा कुछ है। डायरेक्शन हमें पता नहीं है, दी हुई भी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट केस देखते हैं कि F1 इक्वल्स टू 0 और F2 नॉट इक्वल्स टू 0। F2 नॉट इक्वल्स टू 0, F1 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि S2 जो है हमारा, S2 हमारा रेस्ट पर हो, किस पे हो? रेस्ट पर। और S1 हमारा एक्सेलरेट कर रहा हो ग्राउंड फ्रेम में A से, किससे? A से। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रेस्पेक्ट टू S1 कितना होगा? 0 माइनस के A, तो बेसिकली एक्सेलरेशन कितना होगा? A ही होगा। और हमें पता है जब अगर S2 हमारा है क्या? S2, तो S2 पर एक एक्सेलरेशन है FA, तो इसके कारण इस पर P पार्टिकल पे एक शूडो फोर्स भी लग रहा होगा F1। तो F1 की वैल्यू बेसिकली कितनी होगी? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगी। सिमिलरली फॉर S2 के लिए बात करें तो S2 का एक्सेलरेशन कितना है अभी? रेस्ट पर। तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? F2 इक्वल्स टू हमारे पास 0। तो मतलब कि हमारे पास कंडीशन 1, केस नंबर 1, जिसमें F1 नॉट इक्वल्स टू 0 है बट F इक्वल्स टू 0, तो ये कंडीशन हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम कि F1 नॉट इक्वल्स टू 0 बट F2 इज इक्वल्स टू 0, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। बट ये बोला नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल पर बी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। केस नंबर 2 देखते हैं। इफ इफ S1 का जो एक्सेलरेशन है क्या है? S1 का एक्सेलरेशन लाइक 2a हो जाए इस डायरेक्शन में, और S2 का एक्सेलरेशन हो जाए हमारे पास सेम डायरेक्शन में a, क्या हो जाए? सेम डायरेक्शन में a। तो बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रेस्पेक्ट टू S1 जो रहेगा वो कितना रहेगा? a माइनस के 2a, a माइनस के 2a, तो इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? माइनस के a। तो वही एक्सेलरेशन क्या आ गया? एक्सेलरेशन कितना आ गया? a आ चुका है, तो ये हो सकता है। अब इस केस में क्या होगा? शूडो फोर्स जो लगेगा F1 A पर वो कितना लगेगा? वो m इंटू 2a लगेगा। तो ये F1 नॉट इक्वल्स टू 0 का केस है। और अगर हम बोले S2 के लिए तो इस पर F2 कितना लगेगा पार्टिकल पर? तो पार्टिकल पे F2 कितना लगेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन की वजह से। तो यहाँ पर F2 भी क्या हुआ? नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये वाला केस भी हो सकता है, मतलब कि सी ऑप्शन भी हमारा हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 के लिए हमने क्या किया? अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। तो केस नंबर 3 में हमने बोला ये पार्टिकल P है, ये S1 है, पार्टिकल P है, ये S2 है, ऐसा कुछ था हमारे पास सिस्टम। अब क्या कहा कि एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रेस्पेक्ट टू S1 कहा है। एक्सेलरेशन ऑफ S2 मूव्स विद रेस्पेक्ट टू S1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ A, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ S2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S1 इक्वल्स टू A।
ये हमारी इक्वेशन बेसिकली बनेगी। यहाँ पे हो सकता है हम S2 को जीरो कर दें या S1 को जीरो कर दें, है ना। S1 को जीरो कर दें तो AS2 कितना हो जाएगा हमारे पास, AS2 कितना हो जाएगा A। तो एक्सेलरेशन ऑफ S1 भी हम यहाँ पे जीरो ले लें, क्या कहें, ये हमारे पास है जीरो, मतलब ये तो है हमारा रेस्ट पर ऐसा कुछ, और S2 हमारा कुछ चल रहा है, मूव कर रहा है, लाइक हमने कहा किससे, एक्सेलरेशन A से चल रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो उस केस में क्या होगा, S1 पर जो लगने वाला फोर्स होगा F1 कितना हो जाएगा, बेसिकली जीरो शूडो फोर्स, और F2 कितना हो जाएगा, पॉइंट P पे लगने वाला, पार्टिकल P पे लगने वाला, तो वो हो जाएगा हमारे पास मास इनटू एक्सीलरेशन। तो बेसिकली केस नंबर 3 जो होगा वो F1 इक्वल्स टू जीरो बट F2 नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन भी सही होगी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन भी हो सकता है पॉसिबल। अब डी ऑप्शन की बात करते हैं, F1 नॉट इक्वल्स टू, मतलब F1 जीरो और F2 जीरो। तो ये वाला जो कंडीशन है F1 भी जीरो और F2 भी जीरो, ये नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ S2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S1 इक्वल्स टू A है, क्या है A। इसमें बेसिकली एक किसी ना किसी फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा, दोनों का फ्रेम जीरो नहीं हो सकता एक्सेलरेशन, क्या, दोनों का एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता, मतलब किसी ना किसी का होगा, किसी ना किसी का होगा, तो मतलब पार्टिकल पे शूडो फोर्स लगेगा। तो केस नंबर 4 जो है, जो मतलब डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है F1 इक्वल्स टू जीरो एंड F2 इक्वल्स टू जीरो, ये हमारा नॉट पॉसिबल होगा, क्या होगा, नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा किसी ना किसी फ्रेम का, ये कंपलसरी है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन हमने सही हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है, क्योंकि नॉट पॉसिबल की बात हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो, अ पर्सन सेज दैट ही मेजर द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल टू बी नॉन जीरो, मतलब कि एक पर्सन है और एक पार्टिकल है, और उसको क्या, पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो नॉट इक्वल टू जीरो दिख रहा है, ठीक है। वाइल नो फोर्स वाज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, जबकि क्या है कि पार्टिकल पे कोई फोर्स लग नहीं रहा है, मतलब कि इस पर जो फोर्स है एफ नेट वो हमारे पास जीरो है इन ग्राउंड फ्रेम, ऐसा कुछ है, ठीक है। मतलब क्या होगा, क्या वो झूठ बोल रहा है, क्या वो झूठ बोल रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि हो सकता है अगर हमने क्या कहा कि हमारे पास हमारा जो ऑब्जर्वर है उसी के पास कोई एक्सेलरेशन है, क्या है, उसके पास कोई एक्सेलरेशन, और हमारा जो पार्टिकल है वो हमारा रेस्ट पर है, वो पार्टिकल हमारा रेस्ट पर, तो ऑब्जर्वर के फ्रेम में इस पार्टिकल पे एक शूडो फोर्स लगेगा मास इनटू एक्सेलरेशन का, तो मतलब ये एक्सेलरेटेड हो जाएगा उसके फ्रेम में। पर बेसिकली ग्राउंड फ्रेम में देखें तो ग्राउंड फ्रेम में तो क्या है, रेस्ट पर है, ग्राउंड फ्रेम में रेस्ट पर है, बट रेफरेंस फ्रेम में, मैन के फ्रेम में तो ये एक्सेलरेटेड दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, उसको फील हो रहा है, ठीक है। हिज क्लॉक माइट हैज बी रन स्लो, तो ये तो बहुत ही बेकार ऑप्शन है, पता नहीं, मेरे को पता भी नहीं चल रहा है कि क्लॉक से क्यों वो मेजर कर रहे हैं, ठीक है। हिज मीटर स्केल माइट हैव बीन लॉन्गर, अब इसमें मीटर स्केल कहाँ से आ गया, फोर्स की तो न्यूटन होती है, ये मीटर स्केल, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी हमारा। फोर्थ क्या है, ही माइट हैव यूज्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम, हाँ तो ये हमारा सही हो सकता है कि जो हमारा पार्टिकल मतलब मैन है, ऑब्जर्वर है, वो किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, क्योंकि उस केस में क्या होगा, पार्टिकल पे शूडो फोर्स अप्लाई होगा, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे खत्म होते हैं।